है कि स्तूपों में भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये हमारा जो सेशन चल रहा है जनरल अवेयरनेस का, लगभग 19 वीडियोस डल चुकी हैं इसमें। और ये जो वीडियोस हैं ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों और जिसमें अगर जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, स्तूपों में भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर खोज किसने की थी, तो खोज की थी इसकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब की थी इसकी खोज, तो याद रखना 1873 में, 1873 में जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। और भी कई प्रकार के स्तूप हैं, कई प्रकार के कह रहा हूँ, कई और भी स्तूप हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अच्छा एक चीज़ और, कि ये जो स्तूप है भरहुत का स्तूप ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये है एमपी में। एमपी में कहाँ पर, तो याद रखना है सतना जिले में है ये। ठीक है, सतना जिला है एमपी का, वहाँ पर ये है। ठीक है, अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये है गुट्टूर जिला। ठीक है, गुट्टूर जिले में। और एक और स्तूप है जिसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, मौर्य वंश का जो शासक था अशोक। ठीक है, उसने निर्माण करवाया था। कौन सा स्तूप था वो, तो वो था सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये भी एमपी में ही है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का किस मुगल शासक द्वारा जारी किया गया था। ये यूपी पीसीएस का सवाल है। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था, सन 2019 का क्वेश्चन है ये, कि शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का है ये किसने जारी किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाबर। ठीक है, शाहरुख नाम का जो सिक्का है ये बाबर के द्वारा चलाया गया था। बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। इसी के द्वारा जो है ये शाहरुख नाम का जो सिक्का है वो चलाया गया था। एक और सिक्का जो चलाया था बाबर ने, जिसका नाम था बाबरी। ठीक है, बाबरी नाम का सिक्का भी चलाया था। ये कहाँ चलाया था, तो याद रखना कंधार में चलाया था उसने। ठीक है, कंधार में चलाया था इसको। और अगर पूछे कि ये शाहरुख नाम का सिक्का कहाँ चलाया गया था, तो याद रखना है ये शाहरुख नाम का जो सिक्का है ये चलाया था बाबर ने काबुल में। ठीक है, काबुल में ये सिक्का चलाया था। और अगर आपसे पूछे रुपया, ठीक है, रुपया किसने चलाया था, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने रुपया सबसे पहले चलाया था। ठीक है, और जो रुपया था ये कितना था, तो 180 गेन के बराबर था। 180 ग्रेन के बराबर था। और क्योंकि हम सिक्के की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अकबर ने जो है एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दाम। ठीक है, दाम नाम का सिक्का जो है वो अकबर ने चलाया था। और अकबर ने ही एक ऐसा सिक्का चलाया था जिसमें राम और सीता का चित्र अंकित था। ठीक है, राम और सीता का चित्र अंकित था। तो ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में कि किस मुगल वंश के द्वारा जो है सिक्का जारी किया गया था जिसमें राम और सीता का चित्र अंकित था या चित्र बना हुआ था।
तो वो था अकबर। ठीक है, जहांगीर के बारे में आपको याद रखना है, जहांगीर ने भी एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था निसार। ठीक है, निसार नामक सिक्का जो है वो जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। और अगर मैं औरंगजेब की बात करूं, अगर मैं, तो औरंगजेब ने ऐसा सिक्का जारी किया था जिस पर कलमा अंकित था। ठीक है, कलमा लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने अपने सिक्के पर कलमा अंकित करवाया था या लिखवाया था, तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहते हैं, जिंदा पीर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि शाहरुख नामक जो सिक्का है ये चलाया था बाबर ने। कहां पर चलाया था, तो ये चलाया था काबुल में। और बाबरी नामक सिक्का भी जो है बाबर ने चलाया था। कहां पर, तो कंधार में चलाया था। रुपया सबसे पहले किसने चलाया था, तो रुपया चलाया था शेर शाह सूरी ने, जो कि 180 ग्रेन के बराबर था। अकबर ने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था दाम। ठीक है, और अकबर ने एक और सिक्का चलाया था जिस पे राम और सीता का चित्र अंकित था। तो ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। और जहांगीर ने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था निसार। और औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्के पर कलमा अंकित करवाया था। ठीक है, कलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है, हुमायूं नामा की जो रचना है वो की गई थी हुमायूं की बहन। ठीक है, हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। अकबर नामा की किसने की थी? अकबर नामा जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी अब्बुल फजल ने। ठीक है, अब्बुल फजल ने। और अकबर नामा का तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं आइन ए अकबरी। ठीक है, आइन ए अकबरी, या हिंदी में जिसे हम कहेंगे अकबर के नियम। ठीक है, अकबर के नियम या फिर कानून। और अगर आपसे पूछे बाबरनामा जो किताब है, बाबरनामा, बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो याद रखना ये बाबर ने ही की थी इसकी रचना। ठीक है, बाबरनामा की रचना बाबर ने स्वयं की थी। और बाबरनामा को तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस भाषा में की थी ये भी पूछा गया है, तो ये की थी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में जो है इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बदायूनी। ठीक है, बदायूनी जो था उसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि भागवत गीता जो है, भागवत गीता, इसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे दारा शिको। ठीक है, दारा शिको ने ही जो है भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है किसको? महाभारत के फारसी अनुवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्को पोलो। ठीक है, मार्को
पोलो। मार्को पोलो को कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। लेकिन अगर आपसे पूछता कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, सिर्फ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है अगर पूछता, तो आपका आंसर होता यहाँ पर ह्वेनसांग। ठीक है, क्या होता? ह्वेनसांग। चीन का यात्री था ये, ठीक है ना, चीनी यात्री। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ह्वेनसांग जब भारत में आया था तो किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है ये भी आपको, ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और मार्को पोलो किसके दरबार में आया था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मार्को पोलो जो है ये आया था पांड्य वंश के राजा मारवर्मन पूरा नाम था कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर के काल में आया था। ठीक है, और एक और यात्री था चीन से जो आया था, उसका नाम था फाहियान। ठीक है, फाहियान। तो फाहियान जो था ये किसके शासनकाल में आया था भारत में? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था कौन? फाहियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि अगर ये जल मंडल है और ये स्थल मंडल है, तो ये बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इकोटोन। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि इकोलॉजी वर्ड, इकोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं हम पारिस्थिति या पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इस वर्ड को या कहें कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ आपका आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर, सॉरी अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, यानी कि इकोसिस्टम वर्ड अगर पूछ लेता कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता आर्थर ट्रांसले। ठीक है, आर्थर ट्रांसले। गुड मॉर्निंग दिगेश्वर राजपूत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आर्थर ट्रांसले ने जो है इकोसिस्टम या कहें कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्तूप की परिकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सूर्य प्रकाश में जो पौधे उगते हैं उसे हम कहते हैं आतपोदभिद। ठीक है ना, आतपोदभिद। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन CEE
कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये है अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। और अगर आपसे पूछ ले बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये होगा कोलकाता। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए थे अभी हाल ही में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, कि सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में। और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बनाऊं, ठीक है, अगर ये भारत का नक्शा मैं बनाऊं तो हमें पता है कि भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो होता है 82.5 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है, सॉरी देशांतर पे। तो यहाँ से ये रेखा गुजरती है। तो सवाल पूछ रहा है ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, ये किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इसमें मैं सेंटर में आपको बता दूं, अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि भारत का जो समय है वो कहाँ से निर्धारित होता है, तो वो होता है इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। और ये रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, ये जो रेखा, ये जो लाइन है 82.5 डिग्री की, ये किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आपको याद रखना है ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, और यहाँ आ गया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। और